नमस्कार दोस्तों, हम एक नई वीडियो सीरीज़ का शुभारंभ आज कर रहे हैं जिसमें हम कुछ एमसीक्यू टाइप के प्रश्न देखेंगे और फिर उसके हल देखेंगे। साथ साथ में ये भी उसके जो चारों विकल्प रहेंगे उसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके हम देखने का प्रयास करेंगे कि उसकी व्याख्या किस प्रकार से हो सकती है, ताकि हम एमसीक्यू का बहाना लेकर के काफ़ी कुछ चीज़ सीखने का प्रयास करें और धीरे धीरे हमें अभ्यास भी बनता चला जाए कि परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न डिज़ाइन किए जाते हैं और हम उनका किस प्रकार से उनको टैकल कर सकते हैं। जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसका प्रयोग करके किस प्रकार से हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित है, यानी कि हमें ये बताना है कि असुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। जिसमें पहला है कि डीआरडीओ क्या दिल्ली में है, इसरो क्या बेंगलुरु में है, बीएआरसी क्या ट्राम्बे में, एलआईसी मुंबई में। तो इस चार में से बताना है कौन सा असुमेलित है। तो पहला जो इसमें डीआरडीओ है, डीआरडीओ मुख्यालय दिल्ली में है, पूरी तरीके से सही है। इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो और व्याख्याएं हो सकती हैं वो यहाँ पर हमने नोट डाउन करके रखा है ऑलरेडी। डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म बताया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इस समय डीआरडीओ के जो मुखिया हैं, हेड हैं, उनका नाम है सतीश रेड्डी जी। सतीश रेड्डी इनका पूरा नाम है। तो सतीश रेड्डी, ध्यान रहे, ये हैं डीआरडीओ के इस समय हेड और डीआरडीओ का मुख्यालय है दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 में। फिर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर दूसरा उसमें ऑप्शन था इसरो। इसरो, इसका भी मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है, तो यानी कि वो भी सही लगा हुआ था। इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जबकि डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। तो डीआरडीओ 1 जनवरी 1958, यानी कि साल के पहले ही दिन में, पहली ही तारीख को 1958 में डीआरडीओ बन गया। और फिर 15 अगस्त आज़ादी के दिन 1969 में इसरो की स्थापना हो गई और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इस समय इसरो के जो प्रमुख हैं, यानी कि हेड हैं, उनका नाम है के सिवान। के सिवान है इसरो के प्रमुख। फिर अगला संस्था है बीएआरसी। इसका पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसकी स्थापना भी 1954 में हुआ था। 1954 में जो है बीएआरसी यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी। अब बीएआरसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ट्राम्बे के अंदर में है। और ट्राम्बे कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो बीएआरसी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर भी जो है बीएआरसी कहा जाता है। तो फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर किसे कहते हैं? तो बीएआरसी कहते हैं, फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। फिर चौथा ऑप्शन था एलआईसी। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1956 में एक अधिनियम आया था, उसके तहत में एलआईसी की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो चारों ऑप्शन हैं, चारों विकल्प सही हैं। डीआरडीओ दिल्ली में है, इसरो बेंगलुरु में है, बीएआरसी ट्राम्बे में है, एलआईसी मुंबई में है। तो असुमेलित कौन सा है? तो असुमेलित कोई सा भी नहीं है। अगर पांचवा ऑप्शन होता कोई सा नहीं, कोई नहीं, तो वही सही हो जाता। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है, यानी कौन सा असुमेलित है। तो यहाँ पर केचुआ पालन, वर्मी कल्चर, अंगूर की खेती, पीसी कल्चर, रेशम कीट पालन, सेरी कल्चर, मधुमक्खी पालन, एपी कल्चर। तो बताना है कौन सा असुमेलित है। तो जितने भी इससे संबंधित जो होते हैं कल्चर वाले, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर है। जैसे रेशम कीट पालन को बोलते हैं सेरी कल्चर, रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर। अंगूर की खेती वेटी कल्चर, केचुआ की खेती वर्मी कल्चर, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, मछली पालन पीसी कल्चर, सब्जी संबंधी जो खेती होती है उसको बोलते हैं ओलेरी कल्चर, फूल की खेती को बोलते हैं फ्लोरी कल्चर, फलों का अध्ययन क्या बोलते हैं इसको? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी। और बागवानी जो किया जाता है उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लें सारे इसमें जो है रेशम कीट पालन
सेरीकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर, केचुआ की खेती वर्मीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मछली पालन पीसीकल्चर, सब्जी संबंधी खेती ओलेरीकल्चर, फूल की खेती फ्लोरिकल्चर और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी बागवानी हॉर्टिकल्चर। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे, याद हो गया, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, अंगूर खेती विटीकल्चर, केचुआ की खेती वर्मीकल्चर, वर्मी यानी कि वार्म कहलें मिट्टी संबंधित, तो वर्मी कल्चर, तो केचुआ मिट्टी में रहता है तो वर्मी कल्चर हो गया, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, मछली पालन पीसी कल्चर पता ही है। अब इस पे ऑप्शन पे आए तो ऑप्शन में केचुआ पालन वर्मी कल्चर बिल्कुल सही है। अंगूर की खेती जो होता है हमने पढ़ा भी विटी कल्चर होता है, अंगूर खेती बोलते हैं विटी कल्चर। और इसमें जो पीसी कल्चर लिखा हुआ, पीसी कल्चर क्या होता है, मछली संबंधित खेती। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, केचुआ पालन वर्मीकल्चर, अंगूर खेती वेटीकल्चर, पीसी कल्चर मछली खेती मछली पालन। तो मतलब कि बी वाला इसमें सही हो जाएगा क्योंकि ये असुमेलित है। अब तीसरा प्रश्न, इसमें असत्य कथन को चुनना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं तो जो असत्य कथन है उसको बताना है। पहला, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% उपस्थित है, तो सही है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% उपस्थित है। विश्व में जितने भी एरिया है, जो भूमि है, कुल भूमि का 2.4% हिस्सा जो है भारत है। यानी विश्व में भारत कितना प्रतिशत है, तो कुल भूमि का 2.4% जो है भारत है। लेकिन जनसंख्या के मामले में भारत कुल विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, तो पहला विकल्प सही है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, चाइना की है, उसके बाद जो है इंडिया की है। दूसरा ऑप्शन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, तो सही बात है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। इसका मतलब ये भी सही है। तीसरा, भारत में न्यूनतम जनसंख्या गोवा की है, नहीं, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है। गोवा जो है एरिया के मामले में भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन जनसंख्या के मामले में तो सिक्किम है। यानी कि सी वाला जो है ये असत्य कथन है। फिर डी वाला, 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड एकमात्र ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य था, तो ये बात बिल्कुल सही है। 2011 के सेंसस के अनुसार देखा जाए तो नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पे वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर वो ऋणात्मक में रही थी। इससे संबंधित व्याख्याएं जो हैं वो हमने कर ही दी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार देख लें। भारत विश्व के भूमि क्षेत्रफल का 2.4% है, जनसंख्या में 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है भारत। रूस जो है एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के हिसाब से चाइना सबसे बड़ा देश है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, न्यूनतम सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो गोवा है। और 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जो ऋणात्मक वृद्धि दर जो है दर्शाया था। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से है, बाघ संरक्षण से है, सतत विकास लक्ष्य से है, ग्रीन हाउस गैस से है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इससे संबंधित व्याख्या जो है वो यहाँ पर है। चारों विकल्प का पहले हम पोस्टमार्टम कर लें। क्योटो जो इसमें लिखा हुआ है, क्योटो वो जापान में स्थित एक शहर है। भारत में जो वाराणसी है, वाराणसी को जापान के क्योटो शहर से जो है हम कंपैरिजन करते हैं। यानी अगर प्रश्न ये रहे कि भारत में किस शहर को क्योटो कहा जाता है, या भारत का क्योटो किसे कहते हैं, तो वाराणसी कहते हैं भारत का क्योटो। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, लेकिन इसको लागू किया गया था 2005 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू किया गया था? 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैसों से होता है। और ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? ऐसी गैसें जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। जैसे यह पृथ्वी की सतह, यहाँ से सनलाइट आ रही है धरती पे,
पानी पे भी सनलाइट पड़ेगा और बर्फ़ पे भी सनलाइट पड़ेगा। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे बर्फ़ हो, चाहे धरती हो, चाहे पानी हो, चाहे जंगल हो, तो ये सभी कुछ न कुछ मात्रा में गर्मी को जो है अवशोषित कर लेती हैं और कुछ मात्रा में गर्मी को अंतरिक्ष की ओर परावर्तित कर देती हैं। तो जब ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये गैसें जो हैं इस गर्मी को अंतरिक्ष में जाने नहीं देती हैं, इसको ट्रैप कर लेती हैं, जिससे ये गर्मी जो है इसके अंदर अंदर में ही रहता है। यानी कि धरती की सतह और वायुमंडल के अंदर अंदर में जो है गैस जो है घुटती रहती है, जिसके कारण से पूरी धरती जो है गर्म हो जाती है, जिसको बोलते हैं वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसें में एग्जाम्पल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी जो है ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO ये भी ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 ये भी ग्रीन हाउस गैस है। जब कोई भी मवेशी जुगाली करते हैं, चाहे भैंस हो चाहे गाय हो, जुगाली करते हैं तो उनके मुंह से जो सफ़ेद कलर का निकलता है वो दरअसल मीथेन होता है। और खेतों में धान की फसल में जब उस सड़ जाता है तो उससे भी, धान की फसल से भी मीथेन गैस रिलीज होता है। अग्निशामक यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर जिसकी मदद से हम आग को बुझाते हैं, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है अग्निशामक यंत्र में। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन 78%, फिर ऑक्सीजन 21%, फिर आर्गन 0.94%, उसके बाद जाकर आएगा अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03%, बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। नाइट्रोजन का क्या यूज़ है? ताकि नाइट्रोजन का पहला यूज़ है N2 का कि ये आग को फैलने से रोकती हैं, और दूसरा यूज़ क्या है कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। यानी कि पेड़ पौधे जो हैं वो वृद्धि के लिए उनको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि सनलाइट चाहिए, एलुवियल मतलब बढ़िया मिट्टी चाहिए, और फर्टिलाइज़र चाहिए, पानी चाहिए। इसके अलावा उनको प्रोटीन चाहिए, पेड़ पौधों क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन को वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए उनकी जड़ों के पास जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कीड़े जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट ऑक्साइड में तोड़ते हैं, और नाइट्रेट ऑक्साइड जो है जड़ें उसको अवशोषित करती हैं, जो कि प्रोटीन के रूप में इनके पूरे पेड़ में फैल जाता है। यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं इसको। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी नाइट्रोजन सहायक है। जुगाली करते समय कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन निकलता है उनके मुंह से। अब जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका संबंध किससे है? तो ओजोन, यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल इसका संबंध किससे है? तो ग्रीन हाउस गैसों से है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैसों से है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। यह है क्योटो प्रोटोकॉल। दूसरा इसमें ऑप्शन था ओजोन परत का संरक्षण। मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा का एक शहर है, और 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, जिसमें ओजोन परत के संरक्षण संबंधित बातें की गई थी। इसीलिए 16 सितंबर के दिन मनाते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। तो ये संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। अगला विकल्प था स्टॉकहोम सम्मेलन। तो स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? तो सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य से संबंधित कौन सा सम्मेलन है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, जहां पर सम्मेलन हुआ था, जिसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसी को बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। SDG को कब से कब तक प्राप्त करना है? तो 2015 से लेकर के 2030 के बीच में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है, इसका सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था ये स्टॉकहोम सम्मेलन। फिर बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा बैठक हुआ था? तो सेंट
सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा जो कि 2010 में हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर है ये रूस में है और ये संबंधित है बाघों के संरक्षण से। भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो 2967। भारत में 2967 बाघ हैं और सबसे ज़्यादा बाघ भारत में भी उत्तर प्रदेश राज्य में हैं, करीब करीब 526 बाघ हैं मध्य प्रदेश में। और भारत में बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को, 29 जुलाई को भारत में बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब फिर से एक बार फटाफट रिवाइज कर लें। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। फिर ओजोन परत संरक्षण ये संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। स्टॉकहोम सम्मेलन ये संबंधित है सतत विकास लक्ष्य से। और सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा ये संबंधित है बाघों के संरक्षण से। तो अब आते हैं फिर से इस पे विकल्प पे। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ग्रीन हाउस गैसों से है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध। सतत विकास लक्ष्य, स्टॉकहोम सम्मेलन। बाघ संरक्षण, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा 2010। ओजोन परत संरक्षण किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल समझौता संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? चौथा विकल्प से हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असुमेलित है। तो एक तरफ घास के मैदान दिए हुए हैं, घास स्थल, एक तरफ दिया हुआ है एरिया। तो बताना है कि पंपास अर्जेंटीना में है, लानोज हंगरी में है, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। तो असुमेलित कौन सा ये बताना है। तो देख लेते हैं सारे सारे लिस्ट इससे भी संबंधित। ये है सारे लिस्ट। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो घास का मैदान होता है उसको बोलते हैं प्रेयरीज। अर्जेंटीना के घास का मैदान जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है अर्जेंटीना में, तो उसको बोलते हैं पंपास। वेनेजुएला में लानोज, अफ्रीका में सवाना, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, यूरोप में स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, हंगरी में पुस्ताद। हंगरी में कौन सा घास है? पुस्ताद बोलते हैं उसको। अब पुस्ताद किस नदी के किनारे है? तो डेन्यूब नदी के किनारे है पुस्ताद घास का मैदान जो कि हंगरी में है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और बुडापेस्ट इसी डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित एक नगर है। तो फिर से एक बार रिवाइज करें तो उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज, अर्जेंटीना पंपास, अर्जेंटीना में पंपास, अर्जेंट हुआ, पापा आए हैं, अर्जेंट हुआ, ठीक। तो अर्जेंटीना में पंपास। वेनेजुएला में लानोज। तो वेनेजुएला लास्ट में ला आ रहा है और लानोज में शुरू में ला आ रहा है, तो वेनेजुएला लानोज। ऐसे अफ्रीका में सवाना घास का मैदान है, इसको कैसे याद कर सकते हैं? अफ्रीका में सवाना घास का मैदान, सवाना में क्या भाव निकल रहा है? सवाना यानी पैसा से संबंधित। अफ्रीका में क्या निकल रहा है? फ्री, तो फ्री का पैसा सवाना। तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका। फ्री का कहाँ मिलेगा? जहाँ पे कम से कम 100 आना तो खर्चा करो वहाँ मिलेगा। तो अफ्रीका सवाना घास के मैदान। यूरोप में स्टेपी घास का मैदान। वेल्स दक्षिण अफ्रीका में वेल्स घास का मैदान। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, वो नीचे है, मैप में देखें नीचे है, डाउन पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान। हंगरी में पुस्ताद घास के मैदान। अब यूरोप में एक नदी बहती है डेन्यूब नदी, और डेन्यूब नदी के किनारे कुछ महत्वपूर्ण शहर अवस्थित हैं, जैसे सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, ये डेन्यूब नदी किनारे हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, डेन्यूब नदी किनारे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, डेन्यूब नदी किनारे। तो सर्बिया, बेलग्रेड, ऑस्ट्रिया, इन तीनों शहर की राजधानी जो है डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित हैं। तो ये जा करके कंप्लीट हो गया। अब इसका देखें, पंपास अर्जेंटीना, सही है। लानोज हंगरी ना, लानोज वेनेजुएला, लानोज है वेनेजुएला। हंगरी का क्या था? पुस्ताद घास का मैदान जो कि हंगरी में था, डेन्यूब नदी किनारे। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, सही है, वेल्स। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, सही है।
तो लानोज वाला गलत है, हमें असुमेलित वाला लेना था, तो लानोज इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य कौन सा देश नहीं है? म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया, भारत। तो भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान में कुल मिलाकर के 10 कंट्री आते हैं जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के कंट्री हैं, उनको बोलते हैं आसियन कंट्रीज़। इसमें कुल मिलाकर 10 कंट्री, इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें कुल मिलाकर के 10 देश हैं। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता में है, जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। 10 देश कौन से हैं? तो कैपिटल उसके जो राजधानी है, राजधानी के साथ में लिखा हुआ है। म्यांमार आसियान का सदस्य है, इसकी राजधानी नापीता। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, और जब बर्मा था उस समय राजधानी थी रंगून, लेकिन बर्मा का वर्तमान नाम क्या है? म्यांमार, और इसकी राजधानी नेपैताव। कौन सा ऐसा देश है जहां पर 2021 के शुरुआती महीने में तख्ता पलट हुआ, सैन्य तख्ता पलट? तो वो भी देश है म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है? तो म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। लाओस जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है, लाओस की राजधानी वियंतियने। वियतनाम की राजधानी हनोई। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। फिलीपींस की राजधानी मनीला। और इसी फिलीपींस में ही क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो फिलीपींस में है। ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी बागवान। ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी बागवान। और बंदरसेरी बागवान में ही 2021 का जो आसियान बैठक होना है वो बंदरसेरी बागवान में ही होना है। और 2020 का जो बैठक हुआ था आसियान का, वो कहाँ पर हुआ था? तो वियतनाम की राजधानी हनोई। एक बार फिर से याद कर लें। म्यांमार का नापीता, थाईलैंड की बैंकॉक, लाओस का वियंतियने, ठीक है। तो लाओस के बाद वियतनाम है, तो लाओस की राजधानी ही हो गई वियंतियने। तो लाओस के बगल में क्या है? वियतनाम। तो लाओस की राजधानी वियंतियने, वियतनाम की राजधानी हनोई। कंबोडिया नोम पेन। मलेशिया कुआलालंपुर। सिंगापुर सिटी। इंडोनेशिया जकार्ता। फिलीपींस मनीला। ब्रुनेई बंदरसेरी बागवान। और यहीं पर होना है 2021 की बैठक आसियान की। यानी कि इसमें कौन सा देश आसियान सदस्य नहीं है? तो भारत नहीं है। भारत किसका सदस्य है? तो भारत है सार्क कंट्री का सदस्य। और सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसको बोलते हैं दक्षेस हिंदी में, यानी दक्षिण एशिया क्षेत्र का ऐसा संगठन जो आपस में सहयोग करता है। इसकी स्थापना, सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेपाल की सीमा भारत के किस किस राज्य से लगती है? तो नेपाल की सीमा भारत के उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से लगती है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है, नेपाल, चीन और भूटान। इसके अलावा और कौन सा देश राज्य है ऐसा? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है, नेपाल से भी लगता है सीमा इसका, भूटान से भी लगता है और बांग्लादेश से भी लगता है। बांग्लादेश कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है भारत का?
त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से कौन कौन सी सीमा साझा करती है? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर चले जाएंगे अपना ऊपर में, वेस्ट बंगाल के उत्तर में आ जाएगा अपना मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलांग, फिर असम, फिर आ जाएगा अपना त्रिपुरा, फिर आ जाएगा मिज़ोरम। ये 5 राज्य लगते हैं पश्चिम बांग्लादेश से। बांग्लादेश भारत में सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ में। असम एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है। ये भी प्रश्न पूछा है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है? तो असम राज्य जो है बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है। तो ये था इस वीडियो का एक एक प्रश्न का पोस्टमार्टम। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंतिम तक पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार से अन्य MCQ टाइप के सीरीज़ जो हैं वो बनते रहेंगे। और ये है एक नई वीडियो सीरीज़ जिसमें हम MCQ के माध्यम से चीज़ों को अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।